आज का दिन भारत के युवाओं ने पूरे भारत और विश्व को बताया कि भारत का युवा सम्मानित है, किसी के बहकावे में नहीं आता है और बहुत से सच आज सामने आए। अर्थ स्टूडियो में मैं शिवांग सत्यगुप्ता चर्चा करूंगा कि जो सच सामने आज आया जंतर मंतर पे, उससे पूरी दुनिया को ये समझ आ गया कि कोई भी षड्यंत्र, कोई भी चाल भारत में आके वो नाकामयाब होगी जो भारत को कमज़ोर बनाने की कोशिश करेगी। मैं बात करूंगा जिस तरीके से एक भ्रम फैलाया गया और हमारे युवाओं को इंसल्ट किया गया, कॉकरोच कह के, कॉकरोच पार्टी का नाम बना के, और एक राजनीति के विषय को मजाक के तौर पे लिया गया। आज जब सुबह हुई, लोगों ने सोचा था भारत का युवा सड़कों पे आएगा, भारत का युवा आंखें बंद करके किसी को फॉलो करेगा और कुछ लोग जो पिछले कई सालों से मैनिपुलेट कर रहे थे वो जीत जाएंगे। ये मैनिपुलेशन 30 साल पहले शुरू हुई, जब स्कूलों से पढ़ाई को ख़त्म करके स्कूलों के टीचरों को अंदर, जो कमज़ोर टीचर थे, लालची टीचर थे, उन लोगों को कोचिंग सेंटरों की तरफ लिया गया। फिर जो लोग इनके गवर्नमेंट में प्लांटेड थे, उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम्स की डिज़ाइनिंग की जिससे कि बाद में मैनिपुलेशनें होती गई। और इस वक्त का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे एक समय में जब दुनिया में भारत आगे बढ़ेगा, जब भारत कहा जाता था, जब 2020 का दशक आएगा भारत विल बी सुपर पावर, और हम बनने जा रहे हैं, बन भी रहे हैं। 7.7 की जीडीपी की ग्रोथ ले रहे हैं। और उस दूसरी तरफ हमारी जो इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन के पास पहुंचने वाली है। भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जो व्यवस्था चल रही है वो भी कामयाब हो रही है। फ्री तो पूरी तरह नहीं दिया जाता, लेकिन सब्सिडाइज राशन दिया जाता है। सत्ताओं में बैठे हुए लोग अकाउंटेबल हैं, हर घोटाला फिक्स किया जा रहा है और भारत अपनी सभ्यता को आगे लेके चल रहा है। ये चीज़ उनको पता ही नहीं थी कि भारत जो है उनकी चालों में नहीं आएगा। तो उनका जो प्लान था वो अपने टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ। स्कूलों से एजुकेशन ख़त्म की गई, कोचिंग सेंटरों को बढ़ाया गया, कोचिंग सेंटरों के टीचरों को डमी गॉड्स बनाया गया। लेकिन उनको नहीं पता था कि भारत में ईश्वर की कृपा है और भारत का जन जन जो है वो ईश्वर में आस्था रखता है, भारत की सभ्यता में आस्था रखता है। इनको लगा था कि भारत का युवा जो है वो इनके बहकावे में आके अपने आप को कॉकरोच बोल के खुश होगा। आज उनका सारा शगुफा ख़त्म हुआ और हमेशा के लिए जो भारत के दुश्मन हैं वो एक्सपोज हो गए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो सोनम वांगचुक जैसे लोग एक्सपोज नहीं होते, जो आके किस किस्म की बातें कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से लद्दाख में 4 युवाओं को उन्होंने एकदम एक्साइट करके देश के खिलाफ कर दिया, जो कह रहे थे कि जो गोरखा देश के साथ आर्मी में काम नहीं करेंगे। मतलब अजीब सी बातें करते हैं। आज कह रहे थे हम जी आग्रह करेंगे, फिर कहते हैं आंदोलन। जैसे कोई कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं जो बोलता हूँ मेरी अपनी अकल नहीं है। अमेरिका से आई हुई एक फ़िलासफ़र जो मेरे साथ काम करती है, लद्दाख की पहाड़ियों में बैठ गई आके, उनकी सोचों पे मैं चलता हूँ। और ये साहब भी जो आ रहे थे वो अमेरिका से आ रहे थे, पहुँच रहे थे। भारत की सरकार तो बड़ी चुनी हुई बात कर रही है, लेकिन भारत के युवाओं ने आज बता दिया हम सम्मानित हैं, हम विवेकानंद को मानने वाले युवा हैं, हम श्री राम जी को मानने वाले युवा हैं, कृष्ण भगवान को मानने वाले युवा हैं। भगत सिंह हमारे आइडियल है, जो अपनी जवानी में देश के नाम पे कुर्बान होते हैं। हर रिलीजन में, हर कल्चर में युवा है। गौतम बुद्ध भी तो युवा थे ना, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए थे। तो युवा को जेन एक्स कहना, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन, जेड जनरेशन एक्सपोज हो गया। भारत का युवा युवा है। और आज का जो इनका प्रोटेस्ट पूरी तरह फेल हुआ, ये होना ही चाहिए था। कि प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे थे आप, मुद्दा क्या था प्रोटेस्ट का? पेपर लीक होना, पेपर कंडक्ट करने में दिक्कत होना, ये एक प्रक्रिया की कमी है। रेजिग्नेशन मांगना है, रेजिग्नेशन देना है, ये प्रक्रिया की कमी है। लेकिन एक बात नोटेबल आपने देखी, कोचिंग सेंटरों से जो निकले हुए लोग, यूपीएससी के ग्लैमराइज्ड लोग, अभी वो एक चैप्टर बाकी है इस पूरे सिस्टम का, उसके बारे में कोई नहीं बोलते। ना सोनम वांगचुक जी बोलते हैं, ना ये बोलते हैं। व्यवस्था मंत्रियों से नहीं चलती है, व्यवस्था
व्यवस्था से चलती है। और व्यवस्था के अंदर अधिकारी कौन है? जो इन कोचिंग सेंटरों से पढ़ के तैयार होके कुछ लोग आए, वो व्यवस्था को अंदर अंदर से खोखला कर रहे हैं और वो नैरेटिव बना रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। मैं यूट्यूब देख रहा था, ऐसे बाढ़ आ गई है कि भारत को किसी तरीके से नीचा दिखाना है, भारत को किसी तरीके से नीचा दिखाना है। कभी इकॉनमी की बात कर रहे हैं, कभी युवाओं को अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। मैं ये हैरान हो रहा हूँ देख के कि अगर भारत का युवा अनएम्प्लॉयड है तो फिर एम्प्लॉयड कौन है? पूरे यूरोप के अंदर रिसेशन आता है, पूरी वेस्ट में रिसेशन आता है, भारत के अंदर रिसेशन का आर भी नहीं होता है। इन्फ्लेशन बढ़ती है फिर भी हम लोग स्टेबल रहते हैं, कोविड आता है हम स्टेबल रहते हैं। ये 150 करोड़ लोगों की आबादी है। यहाँ पे सोनम वांगचुक जैसे लोग प्रवोक करते हैं फिर भी हम स्टेबल हैं। यहाँ पे जीएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर तैयार किए जाते हैं ऐसे लोग जो भारत को ही गलत बोलें। सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुपति नाथ जी की मिलती है स्टैंप, उसके नाम बदले जाते हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर मैं हैरान होता हूँ किस किस्म की बातें की गई कि 1846 में जी जम्मू कश्मीर बना था। भाई जम्मू कश्मीर तुम क्या जोड़ रहे हो? जम्मू 1820 में बनना शुरू हो गया, 1822 में राज्याभिषेक हो गया। पहले हम पंजाब के साथ पंजाब की अंडर दी सुजनिटी ऑफ पंजाब थे, फिर सेम हमारा ब्रिटिश के साथ रहा, जहाँ पूरे भारत में ब्रिटिश ने एक किस्म का नाजायज़ कब्जा करके अपना हुकूमत चलाई। कश्मीर को हमने इंडेमनिटी के तौर पे पंजाब की इंडेमनिटी दी क्योंकि हम पंजाब के साथ जुड़े हुए थे, और बदले में उस इंडेमनिटी के बाद साल 1.5 साल कश्मीर फिर गवर्नर्स के थ्रू रूल किया गया, थ्रू लाहौर। और फिर दोबारा जब अंग्रेज़ों के साथ नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कश्मीर को अंग्रेज़ जो है वो समझते हैं हम नहीं हैंडल कर पाएंगे बिकॉज हमारी यहाँ पे रीच नहीं है, तो एक तरीके से वो इंडेमनिटी चूँकि गुलाब सिंह जी ने दी थी तो वो जम्मू के राजा को कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के चले जाते हैं वहाँ से। और नैरेटिव बनाने वाले हिस्टोरियन कहते हैं जी कश्मीर को ख़रीदा गया था 75 लाख में। सुन रहे थे लोग, बातें सुन रहे, शायद यही सच था। कोई आज़ाद कह रहा है कश्मीर को कर देंगे, कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में प्रोवोकेशन कह रहा है, कोई कहता है जी डिस्क्रिमिनेशन है। कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन? भारत सभ्यता पे चलने वाला देश है, आज भी है। तो कितने अच्छे से भारत की डोमिनेटिंग सरकार है जो भारत के थॉट से डोमिनेट होती है, उन्होंने परमिशन दे दी। हालांकि 7 दिन का टाइम चाहिए था, उन्होंने कहा छोटे बच्चे हैं, कोई बात करना चाहते हैं, प्रवोक्ड है, बात कर लो भाई अपनी, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ के हालात देखे गए मुझे लगा कि बहुत चीज़ें सच सामने आ गया। सोनम वांगचुक जी के अंदर की ख्वाहिश सामने आ गई कि मुझे 150 करोड़ लोगों का एजुकेशन मंत्री बनना है क्योंकि मैं एक अपवाद पैदा करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलना चाहते हो? मैं भी तो इसी सिस्टम का पार्ट हूँ। मैंने कभी नहीं सपना लिया, ना मैं कभी सोचूंगा। आप एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करके पहले क्रिएट करके दो। इधर हमें 10 दिन के लिए कोई क्लासरूम मिल जाता है, हम उसको संवार देते हैं। हमारे जम्मू में इतने इतने बड़े दिग्गज हुए हैं, धीरज जैन सर टीचर हुए हैं जम्मू की। अगर बात कश्मीर में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, गलियों में गाँव में इतने अच्छे टीचर हैं। यूट्यूब में जाके देखें, एक टीचर ने कश्मीर के कितने अच्छे तरीके से बच्चों को नर्सरी के यूकेजी पढ़ा रहे थे। सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख की जो एक क्रेज़ डेवलप हुई पिछले 20-30 सालों में टूरिज़्म की वजह से, उसका फ़ायदा उठा के अपने आप को एक प्रोजेक्ट किया। या ऐसा लग रहा है जैसे दीप के जैसे लोग जैसे प्रोजेक्ट किए गए वांगचुक साहब जी के साथ रेबेका को जोड़ के या और किस्म की एजेंसियों को जोड़ के इनको पाकिस्तान भी लिया गया। और फिर ये चीज़ें आज एक्सपोज हुई, सच सामने आया कि भारत का युवा जो है वो सम्मानित युवा है। जम्मू कश्मीर के समेत पूरे भारत के अंदर एक किस्म का जो झूठ का जाल फैलाया गया वो एक्सपोज हुआ। और भारत के युवा को मुबारक है कि इसी तरीके से भारत के दुश्मनों को हमेशा हराना है, एक्सपोज करना है और भारत के तरक्की में अपना योगदान देना है। ना हम जनरेशन Z थे, ना P थे, ना Y थे, हम युवा है। और भारत का युवा पूरे विश्व को आगे लेके जाने वाला युवा है और वो अपने काम पे लगा है। वो ड्रोन्स बना रहा है, वो काम कर रहा है, वो इकॉनमी के लिए काम कर रहा है। और वो अगर पॉलिटिक्स में आता है तो नरेंद्र मोदी की तरह आता है, मेहनत करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, MP MLA बनते हैं। क्या एज थी जब हमारे जोगी जी बने MP? मैं पिछली बार भी बोला। तो अगर कोई युवा सत्ता में बैठा हुआ बात करता है कि मुझे परिवर्तन लाना है तो UPSC के ढांचे के अंदर परिवर्तन लाइए। जिन स्कीमों की आप बात कर रहे हैं उनके बारे में उनसे डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद उन्होंने नहीं जाना है
स्कीमों को बदलने के, उन्होंने तो इलेक्शन में जाना नहीं है। तो अगर उनको कुछ बोलेंगे तो जो ये पूरा एक 5,000 लोगों का एक पूरा सोसाइटी बन गया है जो हर जगह प्रेजेंट है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज सिस्टम सामने आ रहा है देश की मोस्टली चीज़ों के लिए ये ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि अब ये लोग हाईली एम्पावर्ड है। अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है, कोई परेशानी आ रही है, कोई स्कीमों में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका कारण वो व्यवस्था है जो एक सिविल सर्वेंट्स के द्वारा चलाई जाती है, जो रिटायरमेंट के बाद फिर से उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। वो एक अधिकारी हैं, उनका एक्सपीरियंस लेने की बात समझ में आती है, उनको फिर यूज़ करते रहना ये गलत है। एक पॉलिटिशियन चुन के आता है, लोगों में जाता है, बात करता है, ऑडिट होता है उसका। या तो अगर आपने रीअपॉइंट करना तो एक एग्ज़ाम और ले लो, पब्लिक में एग्ज़ाम ले लो, उनके पूरा रिकॉर्ड चेक करो, क्योंकि उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटीज़ होती हैं। एक नेक्सस जैसा मैं इसको बोलूँगा बन चुका है, जो जिसके सिम्टम्स हैं कि लोग दुखी होते हैं, बट बीमारी पॉलिटिशियनों से ज़्यादा उधर है, जिसके बारे में कम बात की जाती है। जब आज से 30 साल पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स एक समय में देश के युवाओं को भटका के राजनीति करेंगे और देश के खिलाफ काम किया जाएगा, वो आज एक्सपोज हुआ। तो इसलिए मैंने सोचा कि रेड लाइट में सारी चीज़ें तो सामने आ जाएंगी। आज खान सर अरेस्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं गोली खुद चलवाई थी इन्होंने। ये वही लोग हैं जो क्लासों में टीचर बन के पढ़ाया नहीं, स्कूलों को ख़त्म कर दिया। 14 लाख गवर्नमेंट स्कूल, आज सोनम वांगचुक जी कह रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, आप तो कह रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होनी नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती है। अभी आप कह रहे हो गवर्नमेंट में पढ़ाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों का काम है पढ़ाना। फिर ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इनके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्यों लाए गए, क्या कारण था। मैं समझ रहा हूँ कारण ये था कि जो पॉलिसी में बैठे हुए लोग थे, मेरी अजम्पशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, बट मैं इसके ऊपर सोचूंगा कि डायरेक्ट एंट्री अपने बच्चों को कराने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम लाए गए, कि जो सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो ये बर्दाश्त करना नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे प्रोसेस से निकल के आए। क्योंकि अगर वो जई लगते तो एक्जन बनते बनते, चीफ इंजीनियर बनते 10-15 साल लगते। तो उन्होंने एक आसान तरीका निकाला, डायरेक्ट एंट्रीज लाते हैं, एक एग्ज़ाम प्लान करते हैं, उस एग्ज़ाम के थ्रू उसको इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि डायरेक्ट एंट्री करा देंगे। 23 साल का मेरा बेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लग जाएगा, 24-25 साल की उम्र में वो एंट्री करेगा, चीफ सेक्रेटरी रिटायर होगा और सारी पावरें हमारे हाथ में, हम देते रहेंगे मॉडिफिकेशन करके। आज फिर एक गलती की दिल्ली गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर डिबेट करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, बात इस पे करनी है। डीएम को सारी पावरें दे दिया आपने कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, फिर गलत नियम नहीं कह रहे, बट प्रोसेस तो बताओ। आज वो डीएम अब वो कितना कंट्रोल कर पाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी रखो फिर, क्योंकि पहले भी वहाँ पे डीएम होंगे। ये कैसे हो सकता है कि डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले कम थी? मतलब सरकार को लगता है, बीजेपी के अंदर ये मैंने कमी देखी बहुत बड़ी, और कांग्रेस में भी मुझे लगा ये कमी थी कि आप डीसी को बोलते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग, डीएम इज रिस्पॉन्सिबल एवरीथिंग। वो ऐसा कि सुपर सीओ थोड़ी बन जाएंगे और रातों रात, उससे काम स्लो हो जाता है, उनकी एरोगेंस बढ़ जाती है, तू तड़क करके बात करते हैं अपने छोटे अफसरों के साथ। आप किसी को भी एक्सेसिव पावर नहीं दे सकते हो। तो जो आज का ये प्रोटेस्ट के नाम के ऊपर लोग इकट्ठे हुए, भारत के युवा ने उसको ख़त्म कर दिया। होना क्या चाहिए, इस पे बात की व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। स्कूलों के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे सिलेबसेस बन के आ रहे हैं, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लाखों टीचर हैं, करोड़ों टीचर तो नहीं कहता, लाखों टीचर हैं। 14 लाख स्कूलों में लगभग 1.25 करोड़ के करीब हमारे ग्रॉस टीचर्स काम कर रहे हैं, प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। एक अच्छे तरीके से भारत सरकार जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसको और बेटर किया जा सकता है। लेकिन जो बच्चों को अपने देश के ख़िलाफ़ करना, पेपर लीक को एक बहुत बड़ा नेशनल एक इशू बना के बात करना शुरू हो जाना, नेशनल इशू है कि एनईपी हमारी इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी 2025 तक। इशू ये है कि हमें मंत्री बार बार चेंज नहीं करने चाहिए थे, हमें उसके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी चेंज नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है बात होगी, सरकारें अपना काम कर रही हैं। इसमें सेंटर का ही खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्टेट एजुकेशन इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो, तो स्टेट्स के ऊपर भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें भारत को तोड़ने के लिए एक यूनिवर्सल एक नेशनल लैंग्वेज के ऊपर कंसेंसस नहीं बन रहा है। कभी साउथ में कोई बात निकल आती है, कभी कहीं कोई बात निकल आती है। कोई एक लैंग्वेज तो सेंट्रलाइज करनी पड़ेगी ना भारत को, एक जैसे एक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मुद्दे अभी जो हैं बहुत से हैं फ़िलहाल के लिए। उन सब लोगों को, पेरेंट्स को मैं ये समझता हूँ कि ये
एक बधाई का पात्र है कि उन्होंने इन देश के खिलाफ साजिश करने वाले एक्चुअल में जो बिहेवियर था उसको नाकामयाब कर दिया। और आगे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके के मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, हम अपना दायित्व करेंगे, सच सामने लाएंगे। और आज का सच जो जिस तरीके से सामने आया वो काफ़ी इनकरेजिंग है। एक डर, एक खौफ था दिमाग में, कई जवान बच्चों को गुमराह करके गलत रास्तों पे लेके भारत को कोई बड़ा नुकसान देने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें कहीं पे कोई इंसान जो है वो चूक ना कर जाए। लेकिन भारत की सरकार ने बहुत अच्छे से इसको बड़ा पेशेंटली हैंडल किया। और अब बच्चे अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं। थोड़ा नज़र रखी जाए इनके ऊपर, इनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाए। और अगर कहीं पे भी कोई इंसान इनमें लगता है, चाहे वो खान सर हो, चाहे वंगचुक हो, चाहे कोई और हो, जो देश के युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है, तो सख्त से सख्त उनके साथ कार्रवाई की जाए। नो कम्प्रोमाइज़ विद दी फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।